फिल्मों में एक राजदार चेहरा नजर आता है जो काले कपड़ों में बड़ी बड़ी जैकेट्स में जो है वो देखने को मिलता है। क्या ऐसे ही होते हैं जासूस? रिएक्शन कैसा था आसपास के लोगों का, घर वालों का? कैसे हुई आपकी ट्रेनिंग? तो जो एम्प्लॉय होते हैं वो कोई स्पेशल कोर्स करके आते हैं, उसके लिए कोई अलग क्वालिटी चाहिए? किस किस तरीके के केसेस आप लोग हैंडल करते हैं? तो क्या चैलेंजेस आए? आप जब इस तरीके के केसेस पर होते हैं तो किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं? घर में किसी की अगर जासूसी करवानी है, क्या सिर्फ इसी लेवल के केसेस होते हैं या इससे भी ज्यादा? ये जो जब डिटेक्टिव कोई काम कर रहा होता है, सिर्फ ये टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है सारी चीजें या फिर स्किल्स भी इसमें इंपॉर्टेंट है? आंखों पे काला चश्मा, मुंह पर दाढ़ी और सिर पर टोपी, कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपने मूवीज के अंदर खुफिया जासूसों की देखी है। वो जासूस जो सबके राजदार होते हैं, जो खुफिया राज हैं उन्हें ढूंढ कर निकालते हैं। लेकिन क्या असल में भी किसी जासूस की जिंदगी में यही सब होता है? आखिर जासूस कौन होते हैं, वो क्या काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं और उनकी दुनिया कितनी दिलचस्प है? लेकिन इसके इतर क्या आपने कभी किसी महिला जासूस को देखा है? आखिर अगर इस जासूसी की दुनिया में कोई महिला उसी तरीके से काम कर रही हो तो यह कितना दिलचस्प होगा। इसी पर हम बात करने के लिए, उन जासूसी को जो राज हैं उन्हें जानने के लिए बहुत ही खास मेहमान आज हमारे बीच हैं। हमारे साथ आज प्रिया ककड़े जी हैं जो कि डायरेक्टर हैं स्विफ्ट डिटेक्टिव एजेंसी की। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमर उजाला में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। प्रिया जी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो डिटेक्टिव्स की दुनिया है वो बहुत रोमांचित करती है हर किसी को। अमूमन किसी का भी जो पहला एक्सपीरियंस होता है वो फिल्मों के ज़रिए आता है। फिल्मों में एक राजदार चेहरा नज़र आता है जो काले कपड़ों में बड़ी बड़ी जैकेट्स में जो है वो देखने को मिलता है। क्या ऐसे ही होते हैं जासूस? ऐसे दिखाया जाता है जस्ट टू मेक देयर आइडेंटिटी, लेकिन जासूस हमारे जैसे नॉर्मल होते हैं जो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहेंगे, वो एक्चुअल जासूस होते हैं। सो ऐसे जैकेट पहन के या ऐसे अगर कुछ ऑब्वियस करके हम जाएंगे तो लोगों को पता चलेगा अरे कुछ अलग ही है। वो तो रोमांचित करने के लिए होता है। yes. अच्छा प्रिया जी, क्योंकि मैंने कहा कि अमूमन जो है पुरुषों को दिखाया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव जो भी इमेज होती है वहाँ पर वो पुरुषों की होती है। महिलाओं को अमूमन जो है इस पेशे से जुड़ा हुआ, जासूसी के पेशे में जुड़ा हुआ जो है वो नहीं देखा जाता है। लेकिन प्रिया जी ने इसकी शुरुआत कर दी, आखिर क्यों इसमें दिलचस्पी आई? मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मैं उन लोगों को न्याय दिलाऊं जो लोग परेशानियों से जा रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ करूं या उन लोगों को सॉल्यूशंस दूं जिनको मालूम नहीं है कि शादी के बाद अगर धोखा मिलता है तो उसमें कैसे हैंडल किया जाए, जो मैसअप हो जाते हैं, जिनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। अदर देन दैट, जिनको फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो या ऐसे कोई उनके साथ किस हिस्सा हो जाए और तो फिर उसके साथ हैंडल कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे किया जाता है, ये जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको एविडेंस देना, उनकी हेल्प करना, ये एक कॉन्सेप्ट दिमाग में था। तो मैंने ये प्रोफेशन में एंट्री लिया, ये चालू किया मैंने। रिएक्शन कैसा था आसपास के लोगों का, घर वालों का? उन्हें बताया होगा कभी? या जब शुरू में मैंने स्टार्ट किया तो मेरे घर वाले अगेंस्ट थे, वो चाहते ही नहीं थे कि मैं ऐसे कोई प्रोफेशन में आऊँ, क्योंकि मैं एक महाराष्ट्र खानदान से हूँ, महाराष्ट्रियन फैमिली से हूँ, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। तो हमारी फैमिलीज़ काफ़ी कंजर्वेटिव होती है,
तो वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि लड़की एंड ये प्रोफेशन में, बेसिकली हमारे कल्चर में लड़कियां काम नहीं करे, घर पे बैठे, ऐसा वाला कल्चर थोड़ा सा है। लेकिन उसमें अलग ही प्रोफेशन ऐसे चूज करना वॉज लिटिल चैलेंजिंग फॉर मी, थोड़ा चैलेंजिंग था। तो घर वालों का रिएक्शन एकदम ख़राब था, नहीं करना ही नहीं है, ऐसे उन्होंने रिएक्ट किया था मुझे। फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था जब उसकी शुरुआत की आपने, क्योंकि जाहिर है परिवार ने तो मना कर दिया कि भाई आपको नहीं करना है, तो क्या चैलेंजेस आए? नहीं, मैंने घर छोड़ दिया था, मैं चली गई थी बाहर ट्रेनिंग लेने के लिए एंड घर वालों को बगैर बताए। तो फिर बाद में ढूंढने पे जब वो लोग उतर आए तो मैंने बोला कि अगर ये प्रोफेशन कंटिन्यू करने दोगे तो ही मैं घर वापस आऊँगी, नहीं तो मैं बाहर रह के ही ये काम करूँगी। मैंने जब ये चालू किया था तो आई वॉज जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड। मैंने इसका ट्रेनिंग लिया एक कर्नल से एंड देन आई स्टार्टेड माई ओन ऑफिस, मेरा खुद का चालू किया मैंने। एंड फिर घर वालों ने कहा बाबा कहीं और भाग जाके रहने से और कुछ रिस्क फैक्टर्स बढ़ने से बेटर है घर पे रहो और करो। तो उस तरह से उन्होंने एक्सेप्ट कर तो लिया घर में वापस, लेकिन काफ़ी अरसे तक उनके साइड से प्रॉब्लम्स थी कि नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। अभी उन लोग ने एक्सेप्ट किया क्योंकि अभी उनको मालूम हुआ है कि इतने 20-22 साल जो मैंने ये प्रोफेशन किया है तो अच्छे से हैंडल किया है खुद को भी और प्रोफेशन को भी, और काफ़ी लोगों को जस्टिस मिला है, सॉल्यूशंस मिले हैं, काफ़ी लोग खुश है ये प्रोफेशन से। तो अब घर वाले भी खुश है कि चलो ठीक है, अब तो सुनने ही वाली नहीं है, अभी इतने साल गए ये, तो नाउ दे आर हैप्पी, चलो ठीक है कर रही है, कुछ तो अच्छा कर रही है। ट्रेनिंग ली आपने? ट्रेनिंग ली थी मैंने, यस। कैसे हुई आपकी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग में मुझे बॉडी लैंग्वेज कैसे पहचानना है, लोगों को फेस रीडिंग कैसे करना है, फिर डाउट कहाँ करना है, फिर वो डाउट को इम्प्लीमेंट करके सॉल्व कैसे करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई गई है। वेपन ट्रेनिंग्स भी दी थी जिसमें नाइफ्स कैसे यूज़ करना है, सेल्फ डिफेंस कैसे करना है। एक कर्नल थे जिन्होंने ये, जो डिटेक्टिव थे आफ्टर हिज रिटायरमेंट, तो ही वॉज रनिंग अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड एजेंसी बोथ, उनसे मैंने ये ट्रेनिंग ली थी। जो बाकी डिटेक्टिव्स की ट्रेनिंग होती है बिल्कुल वैसी ट्रेनिंग थी आपकी? मेरी थोड़ी सी अलग थी, हटके थी, बिकॉज मेरे जो गुरु थे वो बहुत ही, मतलब ही वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने ट्रेन किया, जिसके वजह से आज 22 साल में ये प्रोफेशन में सस्टेन हो पा रही हूँ, टिक पाई हूँ। एंड सारे चैलेंजेस फेस कैसे करने हैं एंड डट के कैसे रहना है इस फील्ड में, ये उन्होंने मुझे सिखाया था। तो मुझे तो लगता है बाकी कोई भी ट्रेनर से ज़्यादा बेटर मेरे ट्रेनर्स थे। एक क्योंकि ये सवाल मेरा इसलिए था कि एक पुरुष की और एक महिला डिटेक्टिव की जो ट्रेनिंग है उसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या इसके कोई अपने फ़ायदे या नुकसान भी हैं? फ़ायदे और नुकसान नहीं, रिस्क फैक्टर्स हर तरीके में होता ही है, लेकिन एक बार यू आर ट्रेंड एंड प्रोफेशनल तो यू नो हाउ टू हैंडल, कैसे हैंडल किया जाता है रिस्क फैक्टर को। तो वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़ायदे या ये मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, सब चीज़ छोड़ के रिस्क फैक्टर हैंडल करना आना चाहिए बस। तो आप जो सिचुएशंस वहाँ पर होती हैं उसके हिसाब से आप रिएक्ट करती हैं या अपने डिसीजंस जो हैं आप लेती हैं? करेक्ट करेक्ट, हर एक केस में अलग अलग सिचुएशन होता है, हर एक केस अलग तरीके का होता है। मेरे पास वो सारी केसेस आते हैं जिसके लिए कोर्ट में एविडेंसेस लगते हैं, हम सिर्फ लीगल केसेस ही लेते हैं एंड लीगैलिटीज़ के लिए ही काम करते हैं। तो हर एक एविडेंस अलग तरीके से निकाला जाता है, हर एक एविडेंस पे अलग तरीके से काम किया जाता है, अलग अलग टीम काम करती है। तो 35 एम्प्लॉयज़ हैं हमारे जो काम करते हैं फील्ड में, एंड दे ऑल आर एक्सपीरियंस्ड, उनको ट्रेनिंग मैंने खुद दिया हुआ है, एंड बहुत बढ़िया तरीके से एविडेंसेस निकाले जाते हैं, और कोर्ट के लिए जो ऑथेंटिक होते हैं वो एविडेंस हम निकालते हैं। तो जो एम्प्लॉय होते हैं वो कोई स्पेशल कोर्स करके आते हैं या उसके लिए कोई अलग क्वालिटी चाहिए? मैं खुद ट्रेनिंग देती हूँ उनको। क्वालिटीज एज सच थोड़ा सा शार्पनेस होना ज़रूरी है, जो बोल्डनेस होना ज़रूरी है, जो सोचे नहीं कि ये इतने बजे मुझे घर जाना ही है। टाइमिंग का कोई लिमिटेशंस नहीं होता है, कभी कभी डे एंड नाइट दोनों काम करना पड़ता है, 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स, कभी कभी कंटिन्यू काम करना पड़ता है। तो जिनको फ्रीडम है एंड जिनके लिए स्काई इज़ लिमिट, वो लोग हमें ज्वाइन होते हैं। तो ऐसे लोगों को ही हम ट्रेन करते हैं जिनके आगे पीछे कोई डेड लिमिटेशंस नहीं है, डेडलाइंस नहीं है। तो ऐसे मेरे एम्प्लॉयज़ है कि जो रेडी है ऑल 24/7 ऑन द क्लॉक काम करने के लिए। आपको जब आप खुद भी जाती हैं जो केसेस सॉल्व करने के लिए, ग्राउंड पर खुद भी होती हैं? यस, मैं खुद ग्राउंड पे होती हूँ, इसीलिए आज मैं मेरा चेहरा छुपा रही हूँ।
नहीं तो कोई और वजह नहीं है, क्योंकि मैं खुद फील्ड में काम करती हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन करती हूँ, तो काफ़ी लोग देखते भी है मुझे, मेरे क्लाइंट्स के सामने भी खुद मैं जाती हूँ केस डिस्कस करने के लिए वगैरह, तो उनको भी अनसेफ नहीं लगना चाहिए कि ये ओपनली माइक पे या कैमरा के सामने बात कर रहे हैं। तो उनके सिक्योरिटी के लिए, मेरे सिक्योरिटी के लिए आज मैंने मेरा फेस हाइड किया हुआ है, तो खुद ग्राउंड पे काम करना ही पड़ता है। क्या चैलेंज आते हैं, क्योंकि आप जब इस तरीके के केसेस पर होते हैं तो किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, या केस टू केस डिपेंड करता है चैलेंज कैसा यस, होगा? हर एक केस के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप क्या चैलेंजेस फेस करोगे। अभी कभी कभी केस में जैसे मैंने एक केस किया था जिसमें मुझे किडनैप किया गया था, मुझे ड्रग इंजेक्शन दिया हुआ था, ओवरडोज ड्रग इंजेक्शन, तो उसमें मुझे खुद को रेस्क्यू करना था। वो ड्रग का रिएक्शन होने से पहले, या जो भी इंजेक्ट किया है मुझे तो पता नहीं क्या है until I went to the doctor, बट वो रिएक्ट होने के पहले मुझे खुद को बचाना था, मुझे वहाँ से निकलना था, तो वो सक्सेसफुली मैं जो हैंडल कर पाई हूँ, वो ट्रेनिंग मैंने ली थी। तो ऐसे कई चैलेंजेस मुझे आते हैं। कभी कभी आप जब एक्चुअल में कैमरास ख़राब हो जाए या कुछ, तो खुद जाके शूट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केसेस में वगैरह, तो उसमें जाके शूट लेके वापस बाहर सेफली कैसे आना है किसी को पता चले बगैर, ये एक चैलेंज होता है। फिर टारगेट्स को किस तरह से हम हैंडल करते हैं, उनका एविडेंस कैसे स्मूथली निकालते हैं, उनको पता चले बगैर उनकी पूरी कहानी, उनका पूरा इवेंट, उनका पूरा जो लाइफ है वो हम कैसे स्पाई करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उनको पता ही नहीं चलना चाहिए एंड यू आर ऑलरेडी डन विथ योर वर्क। नहीं, अभी तो लोगों के जहन में यही होगा कि एक्स्ट्रा जो मैरिटल अफेयर्स के जो केसेस हैं, घर में किसी की अगर जासूसी करवानी है, क्या सिर्फ इसी लेवल के केसेस होते हैं या इससे भी ज़्यादा अपर लेवल के केसेस भी आप लोग हैंडल करते हैं? किस तरीके के केसेस आप लोग हैंडल करते हैं? ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के तो बहुत सारे केसेस मेरे पास रहते हैं, जिसमें हस्बैंड्स के अफेयर्स होते हैं, वाइफ्स के अफेयर्स होते हैं, एंड उन लोग बहुत केयरफुली खुद को हैंडल कर करके अपना अफेयर छुपा छुपा के करते हैं, रिलेशनशिप्स में जाते हैं। इसके अलावा मेरे पास फाइनेंशियल फ्रॉड वाले केसेस काफ़ी आते हैं, सुसाइड किए हुए केसेस आते हैं कि ये एक्चुअल में सुसाइड है कि मर्डर है, क्राइम केसेस मेरे पास काफ़ी आते हैं। तो ये सारी केसेस मैं हैंडल करती हूँ, जिसमें हर कोई केस जिसमें जैसे प्रॉपर्टी केसेस वगैरह, जिसमें एविडेंस कोर्ट को ज़रूरत होता है, क्योंकि कोर्ट किसी के रोने धोने से या किसी के बोलने पे नहीं जाता है, कोर्ट को चाहिए सिर्फ एविडेंस, पुरावा चाहिए रहता है, प्रूफ चाहिए रहता है, तो वो प्रूफ लाके देना, सच्चाई सामने लाना हमारा काम होता है। तो वो एविडेंस हम प्रॉपरली कोर्ट को जो मिले ऐसा हम एविडेंस निकालते हैं। वर्स्ट सिनेरियो, क्योंकि आपने कहा कि अब ऐसा भी हुआ कि किसी ने मेरे को ड्रग का या जिस भी चीज़ का आपको इंजेक्शन दिया, तो ये किस तरीके का केस था? ओके, ये एक फाइनेंशियल फ्रॉड का केस था, जिसमें कुछ डॉक्टर्स का ये केस था। डॉक्टर्स ने अराउंड 2.5 CR का अमाउंट इन्वेस्ट किया था एक लोन एजेंसी के पास एज अ प्रोसेसिंग फीस। तो वो केस में मेरी इन्फॉर्मेशन लीक की गई थी दिल्ली में, कोई पुलिस स्टेशन में मैंने FIR सबमिट किया था, महाराष्ट्र से केस था। तो पुलिस स्टेशन से किसी ने ये मुखबिरी की थी, किसी ने इन्फॉर्मेशन लीक किया था कि कोई डिटेक्टिव एजेंसी आपके पीछे आ रही है। तो तब जाके उनको पता चला था, एंड जब मैंने उनको कॉल किया कि मैं कुरियर कंपनी से हूँ और मुझे आपको मिलके कुरियर देना है, तो तब ये उन्होंने किस्सा किया कि मुझे बुला के लिया उनके ऑफिस पे, एंड इंजेक्शन वाज रेडी, और उन्होंने इंजेक्ट कर दिया। एंड फिर मेरे पास नाइफ्स थे, सेल्फ डिफेंस का हमको ट्रेनिंग दिया गया था, फाइट का ट्रेनिंग, तो वो यूज़ करके वहाँ से एस्केप करके उनके ऑफिस को बाहर से कड़ी लगा के लॉक करके मैं निकल गई। तो दैट इज़ हाउ आई एस्केप माई सेल्फ। तो ये ऐसे चैलेंजेस। सबसे मुश्किल कौन सी सिचुएशन रही आपके सामने अभी तक? सबसे मुश्किल ऐसे ही केसेस कुछ हुए हैं। पुणे में कुछ एक मेड का अफेयर चल रहा था एक आदमी के साथ, एंड ही वॉज फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड, बहुत ही रिच फैमिली से था वो। तो उसकी वाइफ ने ये केस दिया था मुझे, वो आदमी के बीवी ने। तो मेड का अफेयर चल रहा है ये पता चल गया था हमको, तो एविडेंस भी निकल गया था, लेकिन थोड़ा सा केस एक्सटेंड किया गया, और उसमें थोड़ा मेरे एक एम्प्लॉय से इनिशियली बहुत शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तब थोड़ी सी गलती हुई थी। तो वो एरिया के जितने भी वो मेड जहाँ रहती थी,
उसने वो सब झोपड़पट्टी वालों को जमा किया एंड हम लोग का उधर बहुत बड़ा फाइट हो गया था तो वो चैलेंजिंग था, वो एक ऐसा बहुत मुश्किल टाइम था उसमें से बाहर आना, क्योंकि हम बोल भी नहीं सकते थे कि केस आया है, डिटेक्टिव एजेंसी है, तो वी जस्ट हैड टू फेस इट। तो जो भी फाइट हुआ, पुलिस इन्वॉल्व हुई। पुलिस मदद करती है या फिर लोकल एजेंसीज मदद करती हैं उस वक्त में? हम किसी की हेल्प नहीं लेते हैं जब केस चालू रहता है, क्योंकि हर एक केस का इन्फॉर्मेशन बहुत कॉन्फिडेंशियल रहता है। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि हम क्लाइंट का कोई इन्फॉर्मेशन, चाहे पुलिस हो या लोकल एजेंसीज हो या चाहे हमारे एम्प्लॉयज़ भी हो, तो किसी को भी क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं होता है। तो अगर केस सॉल्व करते वक्त कोई ऐसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो गई, इन केस अभी तो होते नहीं बिकॉज वी आर वेरी एक्सपीरियंस्ड नाउ, पहले की बात है ये, बहुत पहले जब शुरू किया था हमने एजेंसी, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम्स हुई भी तो हमने कभी किसी की हेल्प एज अ डिटेक्टिव नहीं ली है, एज अ विक्टिम ली है। तो केस कभी किसी के साथ हम डिस्कस नहीं करते, वो हाईली कॉन्फिडेंशियल रहता है, फिर चाहे वो हमारा लास्ट ब्रेथ ही क्यों ना हो, केस बाहर नहीं आता है, दैट इज़ हाईली कॉन्फिडेंशियल। तो इसलिए किसी का हेल्प लेना इज़ लाइक क्लोज टू इम्पॉसिबल, हम नहीं लेते किसी की हेल्प। मुझे अपने जो है फियांसे के बारे में कुछ जानकारी चाहिए या उसकी जासूसी करवानी है, इन्फॉर्मेशन लीक होने का डर नहीं रहता उनको? नहीं, क्योंकि हम उतना मतलब अभी बाय नाउ हम ऑलमोस्ट लोगों को मालूम हो गया है कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं रेफरेंस से आते हैं। अभी मेरा एड्स तो कहीं भी नहीं है, आई एम नॉट प्लेसिंग एडवर्टाइजमेंट एनीवेयर। मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं कि रेफरेंस 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 वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं, तो उनको उतना कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई इसने करा है तो मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैंने आज तक 2000 केसेस लगभग किए हैं सॉल्व, तो उतने सारे क्लाइंट ने और कितने सारे लोगों को रेफरेंस दिया है, उनके कॉन्फिडेंशियल लोगों को, तो वैसे ही केसेस आते हैं। नहीं, आपके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि 2000 केस आपने सॉल्व कर लिए, इतने लोगों की इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, उसे मेंटेन करना, वो भी एम्प्लॉयज़ भी हैं आपके साथ, उससे कैसे कर पाते हैं आप लोग? ओके, एम्प्लॉयज़ को जैसे मैंने बोला क्लाइंट के बारे में कुछ पता नहीं होता है, हम कभी नहीं बताते उनको कौन क्लाइंट के साथ मीटिंग सिर्फ मैं करती हूँ, चाहे वो कोई भी इंडिया में कोई भी पार्ट में हो, मीटिंग मेरे साथ ही होता है सिर्फ। केस एम्प्लॉयज़ को बताया नहीं जाता है, एम्प्लॉयज़ को खाली इन्फॉर्मेशन इतना ही देते हैं हम कि ये आदमी का ये हमको चाहिए, टू द पॉइंट, उतना इन्वेस्टिगेट करके काम उनका ख़त्म, उसके आगे उनको कोई इन्फॉर्मेशन हम देते नहीं है, वो मांगते नहीं है। एंड अभी एम्प्लॉयज़ आर सो एक्सपीरियंस कि 9 साल से मेरे पास काम कर रहे हैं, तो उनको मालूम है उनका पैटर्न ऑफ वर्क कैसा है। इसलिए नए लोग हम जब हायर करते तो काफ़ी सारे टेस्ट में से नए लोगों को जाना पड़ता है, एंड रिक्रूटमेंट हम बहुत कम करते हैं। ओके, एज गुड एज मतलब एकदम फिल्टर कर करके रिक्रूटमेंट हम करते हैं। ऐसे ही किसी को भी लिया रैंडम और वो काम करना चालू किया, ऐसे नहीं होता है बाकी एजेंसीज की तरह। मैडम आपने कहा कि लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारी ये चीज़ जो है वो मिसिंग है, मिल नहीं रहा है, परिवार का कोई व्यक्ति है वो नहीं मिल रहा है, वो तो पुलिस के पास भी जाकर कर सकते हैं। जब पुलिस है, एजेंसीज हैं, तो एक डिटेक्टिव को क्यों चूज़ करते हैं? ओके, अभी ये जो लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी पुलिस कंप्लेंट की होती है। अच्छा। जो मिसिंग केसेस मेरे पास आते हैं वो मोर देन 5 ईयर्स 6 ईयर्स होने के बाद लोग मेरे पास आते हैं कि नहीं ही मिला है, मिल ही नहीं रहा है, या 1-2 साल हो गया हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, नहीं मिला है, या तो सुसाइड कर लिया है, अभी हमको पता नहीं है, वो तो हमें लगता नहीं है कि सुसाइड किया होगा क्योंकि वो उतना सुसाइड करने जैसा था नहीं, तो फिर हमारे पास आते हैं कि आप देख लो एक बार कि ये सुसाइड था कि मर्डर था। या फैमिली मैटर्स में पुलिस खुद इन्वॉल्व हो नहीं सकती है, क्योंकि जो फैमिली मैटर होता है वो पुलिस का काम नहीं है, पुलिस का काम सिर्फ क्राइम तक ही सीमित होता है, तो उसमें लोग क्या करेंगे, किसकी हेल्प लेंगे? एविडेंस कोर्ट को देना तो ज़रूरी है, एविडेंस के बिना कोर्ट काम नहीं करता है। तो डिवोर्स के केसेस भी 10-10 साल कुछ लोगों के चालू है, 10 साल 15 साल से डिवोर्स का केस सॉल्व ही नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों साइड में एविडेंस नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि कोर्ट को तुम एविडेंस दिखाओ, कोर्ट तुरंत आपको न्याय देगा, एविडेंस ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो इसलिए हमारी हेल्प ली जाती है कि एविडेंस हम प्रॉपर आपको दे। हर एक केस में पुलिस को भी एविडेंस अच्छे से अगर मिलेगा तो पुलिस कैन क्लोज द केस इमीडिएटली। ऑफ कोर्स पुलिस उनका काम तो बराबर से करते ही है, बट जहाँ पे पुलिस का काम नहीं होता है वहाँ पे हम काम करते हैं। पुलिस कहती है कभी प्रिया जी मदद कर दीजिए, करते पुलिस वाले आते हैं कभी मदद Yes. मांगते हैं कि प्रिया जी हमसे हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा है से ज़्यादा यस हेल्प हम करते हैं, पुलिस से केसेस आते हैं हमारे पास कुछ कि मैट्रिमोनियल केस है, हमारा उसमें काम नहीं है तो आप कर लो, आप देखो कैसे कर सकते हो,
जैसे एक केस में बताऊंगी, एक बुजुर्ग महिला का केस था जो काफ़ी पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए हुए थे, लेकिन उनका ही एज 70 था, तो उनके हस्बैंड का अफेयर होने का कोई चांस नहीं था या उनको डिवोर्स लेने का कोई चांस नहीं था। तो पुलिस को लगा कि ये बुढ़ापे में सटिया गए हैं और इनका क्या ही अफेयर वगैरह रहेगा इनके हस्बैंड का, ये खुद ही इतना बूढ़े हो गए हैं। तो पुलिस ने इतना एंटरटेन नहीं किया, क्योंकि नेचुरल है, कोई भी एंटरटेन नहीं करेगा ऐसे। बुढ़ापे में जनरली लोगों के सेंसेस काम करना बंद करते हैं, तो ऐसी बेकी बेकी बातें लोग कर लेते हैं। बट वो सही था कि उनके हस्बैंड का एक 25 साल की लड़की के साथ अफेयर था। तो वो आंटी मेरे पास आए थे एंड मुझे रिक्वेस्ट किया था कि देखो क्या कर सकते हो आप, करो। मेरे हस्बैंड का एज 77+ वगैरह ऐसे है, 75+, तो आप देख लो क्या कर सकते हो। तो 25 साल की लड़की थी, उसको चाहिए था प्रॉपर्टी, क्योंकि इनके बच्चे अब्रॉड थे, उसको प्रॉपर्टी चाहिए था। वो एज अ टेनेंट इनके बिल्डिंग में रह रही थी, तो उसको पैसा मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था इन एक्सचेंज ऑफ हैविंग फिजिकल रिलेशन विद दैट अंकल। उनके साथ उनका फिजिकल रिलेशन था। तो हमने कैमरास वगैरह लगवा के फाइंड आउट किया कि ये दोनों के बीच में तो फिजिकल रिलेशन है। फिर वो एविडेंस हमने पुलिस को दिखाया कि ये लड़की का क्रिमिनल मेंटालिटी है, कि ये आंटी को हैरेसमेंट कर रही है, अंकल आंटी को हैरेसमेंट कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में है एंड पैसा वैसा निकाल रही है, ब्लैकमेलिंग कर रही है अंकल को। इस तरीके से हमने पुलिस को एविडेंस दिया था एंड पुलिस ने इमीडिएट उस पर एक्शन लिया, उसको बुला के लिया, उसको अरेस्ट करेंगे ऐसे डराया धमकाया, वहाँ से इवैक्यूएट किया, उसका सामान वगैरह सब निकाला, उसको निकाला वहाँ से एंड ये केस सॉल्व हो गया, आंटी को जस्टिस मिल गया। तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिसमें पुलिस काम नहीं करते हैं या कर नहीं सकते हैं, उनके सीमित होता है काम करना, तब जाके हमारा रोल वहाँ चालू होता है। ये जब आप लोग इस सारी चीज़ों को कर रहे होते हैं, क्योंकि हम तो यही समझ पाते हैं कि मार्केट में मिल जाते हैं खुफिया कैमरे, चश्मे के अंदर कैमरा, ये जो जब डिटेक्टिव कोई काम कर रहा होता है, सिर्फ ये टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है सारी चीज़ें या फिर स्किल्स भी इसमें इम्पोर्टेंट है? स्किल बेस इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप कैमरा तो ले लोगे, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है, कैसे रखना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग इसमें फेल हो जाते हैं, यूज़ भी कर लेते हैं और मिसयूज़ भी कर लेते हैं, और उसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। तो इसमें स्किल्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अगर आपके घर में स्पाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके घर वाले तो आपको अच्छी ही तरह से जानते हैं, तो दे विल बी वेरी अलर्ट। आप ऐसी जगह कुछ करेंगे नहीं वो लोग कि जहाँ आप रीच हो सकते हो। तो देर टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेना ज़रूरी पड़ जाता है। इस फील्ड के अंदर अगर कोई लड़की आना चाहती है या महिलाएं इसमें जो हैं वो आना चाहती हैं, उन्हें आप क्या बताना चाहती हैं? मैं तो उन्हें बहुत इनकरेज करूँगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि हर फोटो में जेंट्स दिखाए जाते हैं एज अ डिटेक्टिव, जेंट्स का इमेज है। वाई जेंट्स, वाई नॉट लेडीज? लेडीज कैन डू फार मच बेटर देन जेंट्स। वो एक ब्लैक कलर का बनाया जाता है, जासूस का हैट डाल के, वो हैट डाल के सिगरेट मुंह में डालते हैं, पाइप दिखाते हैं उसमें, वो जासूस का इमेज होता है। तो वाई नॉट अ फीमेल डिटेक्टिव? ऑफ कोर्स मैं खुद फीमेल डिटेक्टिव हूँ, 22 ईयर्स से ये काम कर रही हूँ, तो मैं इनकरेज करूँगी कि फीमेल्स यू कम अप, आ जाओ आप भी ये काम अच्छे से कर सकते हो। इनफैक्ट फीमेल्स जितनी ज़्यादा शार्प होती है शायद मेल्स उतना, एंड फीमेल्स को जितना स्कोप होता है ये फील्ड में कि फीमेल कोई भी जैसे पानी किसी भी सांचे में जाके, मोल्ड में जाके शेप ले सकता है, फीमेल कैन डू दैट, जो जेंट्स नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कई जगह जेंट्स लोगों को लिमिटेशंस, आप अगर कहीं जाके खड़े रहोगे जेंट्स कि यहाँ पे खड़ा हुआ और मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूसली ये बिल्डिंग से कोई निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, आजू बाजू 10 लोग शक करेंगे कि ये जेंट्स इधर आके क्या कर रहा है, क्यों खड़ा है, और मेरी लड़की पे डोरे तो नहीं डाल रहा है। 10 सवाल 10 लोगों के मन में आएंगे। लेकिन उसी जगह अगर फीमेल खड़ी हो उधर और वो रुकी हो कि बिल्डिंग से बाहर कौन आता है कौन जाता है, किसी को शक भी नहीं आता है। ये तो बेनिफिट हुआ ना, बेनिफिट है वो, बेनिफिट है। तो हाँ। मैं वही तो आपसे जानना चाह रहा था जब मैंने से पूछा, मैं कि महिला डिटेक्टिव होने के जो फायदे हैं उसमें एक महिला के लिए फिर भी कंपैरेटिवली पुरुषों के कुछ राहत कुछ ये होता है। यस, मतलब महिलाओं पे शक नहीं जाता है तुरंत। महिलाएं इजीली खुद को कोई भी चीज़ में एडजस्ट कर लेती है, कोई भी इवेंट में एडजस्ट हो जाती है, कोई भी शादियों में घुस गई, कहीं भी घुस गए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कल को जाके बार में भी बैठ के दारू पी रही है महिला, कोई पूछने वाला नहीं है।
लेकिन जेंट्स को अभी क्लब्स में वगैरह जाना है, स्टैग एंट्री है, महिलाओं को फ्री है। कोई भी जगह पे महिला इजीली एडजस्टेबल है, जेंट्स नहीं है। लेकिन दिक्कत भी होती है क्योंकि 24-24 घंटे कई बार काम करना है, इतनी मुश्किल सिचुएशंस में जाकर काम करना है। डर भी लगता होगा कई बार कि भाई इतनी मुश्किल सिचुएशन है, खुद कभी घबराहट होती है ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं, क्या फंस नहीं, जाएंगे, अभी हो आदत जाएंगे? हो गई है, ऐसे सिचुएशन हैंडल करने का एक्सपीरियंस मिल गया है। काफ़ी बुरे बुरे सिचुएशंस में से बाहर आए हैं, तो अभी वो एक्सपीरियंस अच्छे से हो गया है। तो अभी डर नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। वी आर डर के आगे जीते वाला सीन हमारे साथ हो गया है, तो अभी डर नहीं लगता है। अच्छा, जब आप ऐसा केस सॉल्व कर रही होती हैं या कोई भी डिटेक्टिव कर रहा होता है, उसके लिए कोई गाइडलाइंस वगैरह भी हैं, कोई रूल रेगुलेशंस वगैरह भी हैं? ओके, अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने ही हैं कि आप लीगल वे में करो। जितना भी काम है लीगल फ्रेम में रह के करो तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इलीगल केसेस हम एंटरटेन करते ही नहीं है, हम सारे लीगल केसेस ही लेते हैं। जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का केस आया तो मैं नहीं लेती हूँ, हस्बैंड वाइफ का केस आया तो ही हम लेते हैं। अगर फियोन्सी है, एंगेजमेंट हुआ है, तो एंगेजमेंट के पहले फोटोज देखे जाते हैं, फिर केस लिया जाता है। तो नो इलीगैलिटीज एट ऑल, तो सब सेफ है। और क्या होता है, लीगल केसेस कौन कौन से होते हैं? काफ़ी सारे होते हैं ऐसे इलीगल केसेस में कैश के केसेस आते हैं, तो वो सब हम नहीं लेते हैं। या तो फिर कई बार ऐसे होता है कि गर्लफ्रेंड्स की ही मैरिड है, लेकिन वाइफ की इन्फॉर्मेशन निकालने की जगह गर्लफ्रेंड की इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। या तो वो भी मैरिड रहती है, फिर उसके घर में भी प्रॉब्लम, इसके घर में भी प्रॉब्लम, तो ऐसे सब केसेस नहीं लेते हम। या उसके कोई मैरिड फीमेल है, उसके घर में जाके कैमरा लगवाओ और उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दो, उसके हस्बैंड और वाइफ कोई पैरेलल इन्वेस्टिगेशन भी आप लोग करते हैं? अगर सपोज किसी केस में पुलिस जांच कर रही है, उसके साथ उसके सबूतों के साथ किसी भी तरीके का इन्फिल्ट्रेशन ना हो, इसके लिए करते हैं, पैरेलल करते ये हैं तो हम बहुत करते हैं। पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसमें पुलिस को भी पता नहीं रहता है कि कहीं और से भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, एंड किसी को भी पता नहीं रहता है। सी, क्लाइंट हमें जब अप्रोच करते हैं और केस देते हैं, तो हमारा काम है एविडेंस निकालना। फिर वेदर उन्होंने पुलिस को केस दिया है या कहीं सीआईडी को केस दिया या आर्मी को केस दिया है, मेरा काम जो है वो मैं बराबर से करती हूँ। तो वो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन हो या ना हो, मैं उसमें ज़्यादा जाती नहीं हूँ, मैं मेरा काम करके दे देती हूँ। कभी पुलिस ने ऐसा हाथ आके पकड़ा है कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कौन है आप, नहीं, कहीं फंस गए हो उस मामले में? ऐसा नहीं, कभी हुआ है नहीं, कि वहाँ पुलिस ही तक कभी जाने नहीं दिया मैंने तो वो अच्छे से हैंडल कर लेते, क्योंकि क्लाइंट हमको पहले ही बताते कि हमने पुलिस कंप्लेन किया है, एफआईआर किया है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। क्लाइंट पहले ही इन्फॉर्मेशन दे देते, तो हम भी संभल के अच्छे से काम करते, एविडेंस अच्छे से निकल जाए प्रॉपर, और फिर क्लाइंट को एविडेंस मिल जाए। फिर पुलिस के साइड से जो एविडेंस निकले या नहीं निकले, जो भी व्हाटएवर XYZ, हमारे एविडेंस तो कोर्ट में काम में आए। कोर्ट एक्सेप्ट करता है आप लोगों की तरफ से जो भी एडमिसिबल होते हैं? यस, हम ऑथेंटिक ही एविडेंस निकालते हैं, जो कोर्ट में एडमिसिबल होंगे, ऐसे ही एविडेंस हम क्लाइंट को देते हैं। वी वर्क फॉर दैट ओनली, उसी के लिए काम करते हैं हम। कभी ऐसा हुआ है कोर्ट में जाकर खुद भी गवाही देनी पड़ी हो? जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि क्लाइंट को जिस तरीके के एविडेंस हम देते हैं, तो खुद जाके गवाही देने का कभी टाइम ही नहीं आता है, और ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे एविडेंस ही स्ट्रॉन्ग इतने रहते हैं कि उसको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता है। नो मैटर वकील कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, एविडेंस देखने के बाद कोई एविडेंस को चैलेंज नहीं कर पाएगा, ऐसे एविडेंस हम देते हैं। कोई गलती हुई है कभी इससे बड़ी? पहले शुरू में जब करियर स्टार्ट किया था, तभी काफ़ी गलतियाँ हुई थी, क्योंकि तभी मालूम नहीं था कि कैसे काम करते हैं। ट्रेनिंग तो ली थी, लेकिन जब एक्चुअली ग्राउंड पे उतरते हैं तो केस सॉल्व करते वक्त काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के चैलेंजेस आते हैं। तो गलतियां होना वेरी जायज़ है, एकदम नॉर्मल है। गलतियां हुई है, बट वो गलतियां हैंडल कैसे करना है और उसमें से सुधर के आगे कैसे वो रिपीट ना हो, इसका ख्याल हमने रखा है। गलतियां तो होती है, हुई है, हाँ, बट अभी नहीं होती। अभी नहीं तो होती है। एक्सपीरियंस अब हो गए, experienced 20 हो। साल, बस 22 साल इज नॉट अ जोक। अब पूरा एक्सपीरियंस आ गया आपके पास। अच्छा, लोगों के जहन में क्या जो है कंसेप्शन होता है आप लोगों को लेकर, डिटेक्टिव्स को लेकर, क्या आपने फिर देखा है कि लोग ये सोचते हैं अरे यार ये तो लोगों को कई लोगों को ऐसे लगता है कि डिटेक्टिव है, अगर मैं इसको हायर करूंगा ये मेरे से पैसे ले लेंगे, फिर सामने वाले को जाके पैसे ले लेंगे, सामने वाले को जाके बताएंगे। लोगों को ये डर बहुत रहता है। मेरे सारे क्लाइंट्स मेरे को बोलते हैं, मैम आप सामने वालों के साइड से तो नहीं हो जाओगे, वो ज़्यादा पैसे दे देंगे तो बेसिकली ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं रहता है कि हम डिटेक्टिव है, एंड हम जाके खुद बताएंगे तो हमारा प्रोफेशन ख़त्म हो जाएगा। हम अगर एक क्लाइंट के साथ करेंगे, 2 क्लाइंट के, तो ये ओपन हो जाएगा ना कि डिटेक्टिव एजेंसीज ऐसे करते हैं।
तो हम ऐसा कभी नहीं करते। वी आर वेरी एथिकल, बहुत लॉयल है हम हमारे प्रोफेशन के साथ। एक बार क्लाइंट के साइड से केस आया, अगर क्लाइंट ने खुद भी जाके सामने वाले को बताया कि तेरा केस दिया है डिटेक्टिव एजेंसी को, और वो खुद ही आके कोई भी अमाउंट हमको ऑफर करे, तो भी हम नहीं लेते। एक बार क्लाइंट के तो क्लाइंट के ही होते हैं हम। अच्छा, कोई लड़की आई आपके पास कभी ये कहने के लिए, मैडम आप मेरी इंस्पिरेशन हो, आप मुझे सिखाइए, मैं भी जासूस जो है बनना चाहती हूँ? काफ़ी लड़कियां आई है मेरे पास जो जासूस बनना चाहती थी, लेकिन फिर टेस्ट में से एंड तक कौन जाता है उसके ऊपर रहता है कि उसको लेना है या नहीं लेना है। लड़कियां थोड़ी नाजुक सी होती है हर एक टेस्ट झेल नहीं पाती है, लेकिन जब कोई लड़की स्ट्रांग हो, कि मेंटली स्ट्रांग है, मेन चीज़ ये है कि लड़की को अपने मुंह पे ताला लगाना आना चाहिए। तुम्हारा मुंह जितना बंद रहेगा उतना तुम जासूस बन सकते हो। तो जब तक कॉन्फिडेंशियलिटी तुम खुद मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो तुम किसी और की कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन कर पाओगे? आपको सबसे मुश्किल काम लगता है ये? मेरे लिए तो अभी आसान हो गया है बहुत, बट बाकी लड़कियों का भरोसा करना बहुत डिफिकल्ट। मैंने काफ़ी लड़कियों को देखा है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, फटाक से कहीं भी बोल देंगे, फटाक से इसको बोला उसको बोला, अपने ही फ्रेंड्स को बोला, अपनी ही फैमिली में। आप लोगों को क्या कहना चाहती हैं कि कब आपके पास आएं या किसी भी डिटेक्टिव के पास आएं? ओके, शादी करने से पहले भी डिटेक्टिव एजेंसी हायर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको मालूम रहना चाहिए कि लड़का लड़की एक्चुअली शादी के लायक काबिल है कि नहीं है। क्योंकि जब शादी करने के लिए दो पार्टी सामने आते हैं तो कुछ और ही दिखाते हैं और अंदर में कुछ और ही होते हैं। तो हर एक इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से पहले कोई भी कंपनी का या कोई भी चीज़ में इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। हर एक चीज़, मतलब ट्रस्ट किसी पे इतना आसानी से करना आजकल के ज़माने में बहुत डिफ़िकल्ट है। तो कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन लेने से पहले इट्स बेटर कि यू इन्वेस्टिगेट। या अगर आपको ऐसे लगे कि आपके स्पाउस का कहीं अफेयर चल रहा है या कुछ, तो उनको बताए बगैर या डिवोर्स का प्रोसीजर आगे डाले बगैर पहले डिटेक्टिव एजेंसी के पास आ जाओ, पहले एविडेंस निकालो, फिर डिवोर्स मैटर्स या 498 या डीवी वगैरह जो भी है आगे बढ़ाओ। क्योंकि हमारे एविडेंस के ग्राउंड्स पे ही एलिमनी मिलते हैं, हमारे एविडेंस के ग्राउंड पे ही प्रॉपर्टीज़ ये वो सब प्रॉपरली हो जाता है। यस, तो वो एविडेंस मेन होता है ना कोर्ट को, कि बाबा हाँ इसने ये स्पाउस का लाइफ खराब कर दिया है, तो उस ग्राउंड पे कोर्ट भी देखती है नज़रिए से कि इसने लाइफ खराब किया है, ये विक्टिम है, तो इसको अच्छे से न्याय मिलना चाहिए। तो उसके लिए एविडेंस ज़रूरी होता है। तो पहले ही जब तुम लोग मेस करके रखते हो तो सामने वाला अलर्ट भी हो जाता है। तो किसी को अलर्ट करे बगैर आप इन्वेस्टिगेशन कराओ तो ज़्यादा बेटर है। तो पहले इन्वेस्टिगेट करा लें, उसके बाद किसी जो है वो फैसले पर पहुँचे। ये प्रिया जी की आम लोगों के लिए राय भी है। बहुत शुक्रिया प्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे तमाम दर्शकों को ये चैलेंजिंग जो जॉब आप इस वक्त कर रही हैं उसे जिस तरीके से कर रही हैं और इसका जो पूरा सिनेरियो है वो समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये प्रिया जी जो साफ तौर पर ये बता रही हैं कि जिस पेशे को उन्होंने चुना है वो चुनौतियों से भरा ज़रूर है, लेकिन उन्होंने उसे चुनौती को स्वीकार किया है और साथ ही साथ उसे बखूबी निभा भी रही हैं। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।